प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्ला खान हूँ। इमरान खान साहब ने आज नैब में पेश होना था, लेकिन आज वो नैब में पेश नहीं हुए। एक जवाब उन्होंने भिजवा दिया और उस जवाब में उन्होंने एक तो माजरत की आने से कि मैं नहीं आ सकता, और दूसरा उन्होंने अपने ऊपर लगने वाले इल्ज़ामात को झूठ का पलंदा भी करार दिया, और साथ ही साथ कुछ चीज़ों की उन्होंने एक लिस्ट भेजी है कि ये मेरी चीज़ें नैब के पास रह गई थी जब मुझे गिरफ़्तार किया गया था, वो मेरी चीज़ें वापस भिजवा दी जाएँ। तो इमरान खान साहब अब नैब में पेश नहीं हुए तो आइन और कानून के मुताबिक क्या अब उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है? इमरान खान की इस केस में भी गिरफ़्तारी अमल में आ सकती है। दूसरा, ज़मान पार्क में 24 घंटे हो गए एक घेराव किए हुए, और 24 घंटे की डेडलाइन दी गई थी, अल्टीमेटम दिया गया था इनफैक्ट, और वो तो नहीं हुआ। उसके मुताबिक जो इमरान खान साहब से कहा गया था कि वो अपने जो दहशतगर्द छुपा रखे हैं उसको हवाले करें, लेकिन 8 अफराद के गिरफ़्तार करने की इत्तला अब दी है आमिर मीर साहब ने, जो वज़ीर इत्तलात है पंजाब के। वो कहते हैं कि जी ज़मान पार्क से ये दहशतगर्द फ़रार हुए और इनको हमने धर लिया है, और 8 अफराद जो हैं ये पकड़े गए हैं। साथ ही साथ आज के दिन की बड़ी खबर यह भी रही है कि PTI के कुछ मज़ीद अफराद जो हैं उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। अब तहरीक इंसाफ के कुछ लोग समझते हैं कि ये वो लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला, इन्होंने यूं भी पार्टी छोड़नी ही थी, अब इन वाक़यात को बुनियाद बनाकर या मौजूदा हालात को बुनियाद बनाकर पार्टी छोड़ रहे हैं। जबकि इमरान खान साहब ये समझते हैं कि इस वक्त दबाव इतना है, जो पार्टी छोड़ रहा है मैं उससे नाराज़ नहीं हूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ हर एक की सलाहियत मुख्तलिफ होती है दबाव को झेलने की, कोई बर्दाश्त कर पाए हैं, कोई नहीं कर पा रहे। तो इस तरह की सूरत हाल है, और सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ये कहते हैं कि इमरान खान साहब को खुल के मजम्मत करनी चाहिए थी जो वाक़यात 9 मई को रूनुमा हुए, जबकि इमरान खान साहब हमें रिलक्टेंट दिखाई दिए इन वाक़यात की खुल के मजम्मत करने से के हवाले से, बल्कि जस्टिफिकेशंस देते रहे, जवाब पेश करते रहे। तो हालात कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी गिरफ्तारियाँ इस वक्त भी अमल में आई हुई हैं, और वो जो गिरफ्तारियाँ हैं उनको अगर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मुख्तलिफ अदालतों से लोगों को रिहा करने का हुक्म दिया जाता है तो वो एक दरवाजे से निकलते हैं और दूसरी गाड़ी में वो दोबारा अंदर भेज दिए जाते हैं। इन तमाम चीज़ों पे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे साथ शुएब शाहीन साहब मौजूद हैं, माहिर आइन व कानून। बहुत शुक्रिया शुएब साहब, खुश आमदीद। सायरा बानो साहब हमारे साथ मौजूद हैं, GDA की रहनुमा। बहुत शुक्रिया सायरा साहिबा। और सलमा भट्ट साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुस्लिम लीग नून की रहनुमा हैं। सबसे पहले तो मैं वो जो 3-4 पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ जो नैब को जवाब दिया है इमरान खान साहब ने। वो कहते हैं कि जी नैब के सामने पेश होकर अपना बयान रिकॉर्ड कराना या शामिल तफ्तीश होना मेरे लिए मुमकिन नहीं है मौजूदा हालात में, और उन हालात की कुछ तफसील भी उन्होंने अपने इस जवाब में बयान की है कि ज़मान पार्क में क्या सिचुएशन है और क्या चल रहा है, और फिर अदालतों से उनको ज़मानत दी गई है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि नैब की तरफ से तलबी के नोटिस में लगाए गए तमाम इल्ज़ामात बिल्कुल झूठे, गैर संजीदा, मन घड़त, कानून और हक़ाइक़ के बारे में जानबूझकर गलतफहमी और बेबुनियाद कयास आराइयों पर मबनी है। इन इल्ज़ामात के बारे में इमरान खान साहब ने एक जवाब भेज दिया है। फिर वो ये भी कहते हैं कि इस केस की इंक्वायरी और तफ्तीश शुरू करने का मकसद जो है वो सियासी इंतकाम लेना है। इस केस के बारे में उनकी राय है। फिर बहुत सारे उनसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए थे इस केस से मुतल्लिका कि ये आप दस्तावेज़ात दें। उन्होंने कहा कि मेरे पास इस किस्म की कोई दस्तावेज़ मौजूद नहीं है। और इसके साथ साथ इमरान खान साहब ने आज अपने कुछ कपड़े और शेविंग किट और कुछ चीज़ें, उन्होंने कहा कि जब मैं नैब में था, मुझे हिरासत में रखा गया तो वहाँ रह गए हैं, बराए करम ये मेरी चीज़ें वापस भिजवा दें। आप नहीं भिजवा सकते तो मैं कोई बंदा भेज देता हूँ, आप उनको ये चीज़ें हैंड ओवर कर दें। तो शुएब शाहीन साहब, सबसे पहले तो ये बताइए, नैब में इमरान खान साहब को पेश नहीं होना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट में आप खड़े हुए थे रोस्टम पे, जब इमरान खान साहब आपके साथ खड़े हुए थे, और चीफ जस्टिस साहब ने कहा था, बल्कि मजहर साहब ने कहा था, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब ने, उन्होंने कहा था कि आपको इन्वेस्टिगेशन में शामिल होना चाहिए, आप ज्वाइन करें जाके इन्वेस्टिगेशन को। देखें, एक होती है इंक्वायरी, एक होती है इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी से जब इन्वेस्टिगेशन में तब्दील किया, उसके बाद से सिंगल नोटिस नहीं दिया, और सेक्शन 24 ये कहता है रिपीटेड नोटिसेस भेजेंगे और एक शख्स ना आए तो आप वारंट ऑफ अरेस्ट जारी कर सकते हो। उन्होंने तो उसका रिस्पॉन्ड किया, जवाब दे दिया। अब जवाब के नतीजे में जो चीज़ें इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए थी वो शायद वो इतना टाइप करके हाथ से लिख के ना दे सकते, जो उन्होंने पूरी तफसील के साथ जवाब दिया। अब ये नैब अथॉरिटीज़ उसको पढ़ें, उसको पढ़ने के बाद अगर इस नतीजे पे पहुंचती है कि जी मज़ीद हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो लिख के भेज सकते हैं, वो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, पूछ सकते हैं, एक टीम बना के ज़मान पार्क आ सकते हैं। उसके लिए तफ्तीश में ये ज़रूरी नहीं है कि इन पर्सन बंदा जाए, लेकिन जब नैब बुलाए कि इन पर्सन आप आए तो फिर तो जब इन पर्सन की बात होगी तो उस वक्त देखेंगे ना। इस वक्त तो अदालत ने रिलीफ दिया है, अदालत ने उनको ज़मानत पे हैं, और उनसे जो इन्फॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस चाहिए थी वो खान साहब ने उनको मुहैया कर दी।
अब उनको वो स्टडी करें, वाकई अगर तफ्तीश को सही मानों में वो तफ्तीश करना चाहते हैं, लेट देम डू देयर जॉब, वो करें और उसके बाद कहें हाँ जी ये मजीद इन्फॉर्मेशन भी हमें चाहिए। अगर वो समझते हैं कि ये सफिशेंट है तो इन्वेस्टिगेशन क्लोज डाउन हो जाएगी। अगर वो समझते हैं कि नहीं ये इन्वेस्टिगेशन इनकम्प्लीट है, हमें अभी ये 2 सवाल बाकी हैं जिनका जवाब आना बाकी है, वो लिख के भी भेज सकते हैं, वो खुद भी आ सकते हैं, इमरान खान साहब को भी बुला सकते हैं। मेरा ख्याल है इसमें वैसे अब ये वाला नोटिस जिसको मिलाकर देखें तो ये तो रिपीटेड नोटिस वाली जो टर्म थी वो तो पूरी हो गई ना, वो शर्त तो पूरी हो गई। नहीं शर्त पूरी हुई। पहली बात तो यह है कि ये मैटर अभी सब जुडिस है बिफोर द कॉम्पिटेंट कोर्ट ऑफ लॉ। जस्टिस मियां गुल हसन नगीब साहब की कोर्ट, उनके सरबराही में बेंच बना हुआ है और उन्हें इंटरम बेल दी हुई है, लिहाजा ये मेरा ख्याल है अगले हफ्ते में शायद लगा हुआ है। पहली बात। दूसरी बात है कि जो रिपीटेड नोटिस होते हैं आफ्टर इन्वेस्टिगेशन, रिपीटेड नोटिस का मतलब एक नोटिस नहीं होता। रिपीटेड नोटिस का मतलब है कि कोई बंदा जानबूझ के अवॉइड कर रहा है, विलफुली इंटेंशनली डज नॉट वांट टू कोऑपरेट विद द इन्वेस्टिगेशन। रिपीटेड नोटिस के बाद, रिपीटेड नोटिस का मतलब है कि एक नोटिस तो रिपीटेड नोटिस ना हुआ, और दूसरा कौन विलफुली एंड इंटेंशनली डज नॉट कोऑपरेट। तो मुझे ये बताएं, उसने तो जवाब दे दिया है। पहले नोटिस, ये पहला नोटिस है इन्वेस्टिगेशन के बाद, ये इन्वेस्टिगेशन के बाद की लैंग्वेज है। पहले नोटिस के ऊपर पूरा जवाब इंक्वायरी की स्टेज पर आया था उसको आप काउंटर नहीं करेंगे। वो इसलिए कि सेक्शन 24 ये कहता है कि जब आप इंक्वायरी को तब्दील करेंगे इनटू इन्वेस्टिगेशन, ये सेक्शन 18 ये कहता है, और सेक्शन 24 ये नैब ये एक्ट का, ऑर्डिनेंस का, उसमें है कि जो ही आप ये करेंगे, इंक्वायरी को इन्वेस्टिगेशन में तब्दील करेंगे, तो आप इंक्वायरी रिपोर्ट मस्ट बी गिवन टू द एक्यूज्ड। ये एडमिटेडली ये कहते हैं कि हम जब मैं जेल में था, गिरफ्तार था, तो उस वक्त मुझे इंक्वायरी रिपोर्ट मिली, ये एडमिटेड फैक्ट है, नहीं दी। अब जब 24 के मुताबिक है, इन्वेस्टिगेशन के बाद आपको रिपीटेड नोटिस हों और एक शख्स विलफुली ना जाए, वो तो ऐसी बात नहीं है, उनके जो हालात हैं वो सब आपके सामने है, लेकिन इर्रिस्पेक्टिव ऑफ दैट उन्होंने आपको जवाब दे दिया है। जो आपको इन्फॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, जो कुछ चाहिए था या जो कुछ वो समझते थे कि उनकी कस्टडी में, उन्होंने आपको दे दिया। अब मजीद अगर वो समझते हैं कि हम सेटिस्फाई हैं, ठीक है, 2 ऑप्शन हो सकते हैं ना, हम इनके जवाब से सेटिस्फाई नहीं है तो वो नहीं है तो इन पर्सन आए, आप इन पर्सन आए। या दूसरा तरीका है कि हम जवाब से मुतमईन नहीं है, लेकिन हम रेफरेंस फाइल कर रहे हैं, आपने जो जवाब देना था हमने देख लिया उसका। तीसरा ऑप्शन ये है कि मजीद 2 सवालों का जवाब अभी इसमें बाकी रह गया है, आप हमें जवाब दें, तो दैट कैन बी रिपीटेड। उसमें तो कोई हर्ज नहीं है, इसमें तो कोई इलीगलिटी नहीं है। और खान साहब ने ठीक अच्छा किया कि पॉजिटिवली उन्होंने उसका जवाब दिया और बड़ी तफसील के साथ दिया है, तो दैट्स गुड, उसमें किसी किस्म का कोई अभाव नहीं। सही है। सायरा साहबा, इस वक्त जो मुल्क में हालात हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, लोग पार्टियां छोड़ रहे हैं, ऐसा लगता है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है कि फोर्सफुली उनकी पार्टी को जो है वो उनके लोगों को छोड़ने पर मजबूर किया जा रहा है। फिर हम देखते हैं कि एक अदालत से गिरफ्तारी, रिहाई मिलती है तो फिर दोबारा गिरफ्तार हो जाता है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो रहा है। ये सियासतदानों के साथ अगरचे नया नहीं हो रहा, मगर ये कब तक जारी रहेगा? अस्सलाम वालेकुम। अना की जंग, मतलब किसी एक को तो रोकना चाहिए ना इस चीज़ को। मतलब पहले भी ये सुनते आए, वो बताते थे जो अभी पीडीएम जब जिस वक्त अपोजिशन में होती थी कि उनके साथ ये होता रहा है, अब ये होता रहा, लेकिन ये होना नहीं चाहिए। ये अभी भी जिस तरह ज़ाहिर है, अब जो भी इंफॉर्मेशन का ज़रिए टीवी पर, तो ज़ाहिर है समझ नहीं आती कि किस चीज़ को आप सच समझें, किस चीज़ को सच ना समझें। आइन कानून तो खैर वो वैसे ही इतना इस मुल्क में है नहीं। तो जज साहब के उनके उस रिहाई के बाद अभी भी उन्होंने एक ऑर्डर दिया है कि मतलब ये कौन सी तुक है, ये मुझे भी नहीं समझ आई। शाहीन साहब से अगले उसमें पूछ लीजिएगा कि अगर अदालत का हुक्म है, निकल रहे हैं, उसके बाद बाहर ही आप उसको पकड़ कर किसी नामालूम मुकाम पर मुंतकिल कर रहे हैं, तो ये इस चीज़ की समझ नहीं आ रही मुझे। और दूसरा आपने क्या पूछा था? ये जाहिर है, मैं कह रहा हूँ कि कब तक जारी रहेगा ना ये सियासत। ये पाकिस्तान में होता रहा है। इमरान खान से जब भी हम मूवी से बात करते हैं, वो कहते हैं हमारे साथ ये हुआ है। जबरदस्ती से तो ये चीजें नहीं रोकी जाती। बाकी रही कि जो लोग जा रहे हैं पार्टी छोड़कर, मैंने तो अभी तक ऐसा कोई नाम सुना नहीं कि जिसके जाने से किसी भी पार्टी को कोई नुकसान या उनको कोई वो अंदेशा हो। और मसला फिर वही है कि ज़ाहिर है साइबेरियन बर्ड्स हैं, वापस तो जाना होता है ना, कि आप कह रहे हैं कि उसको पकड़ के बिठाना है। परिंदे आए थे उड़कर और परिंदे फिर वापस जा रहे हैं, और यही होता है कि अब वो उनके आमिर कियानी साहब तो कहीं से उड़कर नहीं आए थे, वो तो पीटीआई के ही थे। जी, आमिर कियानी साहब तो पीटीआई ही के थे, वो तो कहीं और पीटीआई के थे। मुल्को कौम की मोहब्बत मुझे समझ नहीं आती। मुल्को कौम की मोहब्बत आपको करप्शन करते वक्त भी याद आनी चाहिए। तो शुरू के 4-5वें महीने इन लोगों ने एक बड़ा इंजेक्शन लगा दिया था कौम को, क्या कहते हैं, हेल्थ मिनिस्ट्री में।
46-47 कुछ इतने करोड़ का। लेकिन वो कल सवाल हुआ था उनसे, वो कहते हैं कि मैं 2 साल पहले इसमें क्लीन हो सकता हूं। ये कोई बात नहीं, क्लीन नहीं हो सकते। और इस बात पे उस वक्त एतराज था, कह रहे ये एक बंदे को आपने करप्शन, एक उन पे चार्जेस थे, उसको हटा के नहीं, फिर हटा के फिर उनको दूसरा ओहदा दे दिया था। तो फिर काफी इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे, जो आज मलिक अमीन असलम साहब ने कहा भी था। उन्होंने भी पूरे 4 साल बहुत मज़े से सारी मराहत अपना एक जो प्रोटोकॉल और जो उनके पास एक ओहदा था उसको आपने एंजॉय किया। चीज़ें तो बहुत सी उनकी भी पता है। आज फिर उनको मुल्क व कौम की मोहब्बत ये होती है कि मुल्क के लिए आप कुछ करें, ये थोड़ी कि मुल्क और आवाम को और आप चूना लगाएं और आप फिर आप आके यहाँ पर अब आप कहें कि मुल्क व कौम की मोहब्बत। मुझे नहीं इनकी समझ आती। और मैं कहती हूं कि वफादारी, जिन लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इन पर तो हम आगे चल के मजीद बात करते हैं। लेकिन सलमा भट्ट साहबा, ये जो जवाब आज नैब को जमा कराया है इमरान खान साहब ने, उसमें वो कहते हैं कि ये झूठे, गैर संजीदा, मन घड़त, कानून और हकाइक से मुनाफी और बेबुनियाद कयास आराइयों पर मबनी इल्ज़ामात हैं। ये नैब क्या, अगर ऐसा है तो नैब एक आज़ाद इदारे के तौर पे काम कर रहा है, नैब किसी के दबाव में काम कर रहा है? राना सनाउल्लाह साहब पिछले दिनों कह रहे थे कि मैं नैब के चेयरमैन से कभी मिला भी नहीं हूं। और इस केस में जिसमें इमरान खान की गिरफ्तारी उस दिन हुई थी, इसी केस में, इसमें वो कहते हैं कि मेरी कभी उनसे टेलीफोन पे भी बात नहीं हुई। लेकिन इमरान खान साहब समझते हैं कि ये सियासी स्कोर सेटल करने के लिए केस बनाया गया है उनके ऊपर। जी शुक्रिया असद। बात ये कि इमरान खान साहब ये बात कोई आज नहीं कर रहे और उनका कोई जवाब मेरे लिए तो कोई उचंबे की बात नहीं है। ये 8 साल से हम देख रहे हैं, ये जो पूरा सागा शुरू किया गया जिसमें जुडिशरी ने इनका पूरा साथ दिया हुआ है। जुडिशरी 8 साल से उसका किरदार देख लें। कुछ जजेस अगर मैं नाम लूं, एक मिनट, अच्छा मसला ये है कि ठीक है, अब मैं कहना, मेरा मकसद ये कहने का, मेरा नहीं मेरी बात सुने, मैं कहना, मेरा पॉइंट ये है कि देखें ये 8 साल से जुडिशरी क्या कर रही है कि खान साहब के लिए रास्ते इस्तवार कर रही है। 8 साल से तमाम सियासी केसेस, ये जो मैंने ग्रुप ऑफ जजेस का नाम लिया है, ये सारे ग्रुप सियासी केसेस के बेंचेस के अंदर यही जजेस होते हैं। जहां पे इमरान खान को सहूलतकारी चाहिए, जहां पे रिलीफ चाहिए, ये जजेस सीना तान कर देते हैं। जहां पे उनके मुखालिफ कोई चीज जा रही है, ये सीना तान कर खड़े होते हैं। आप 9 मई का वाकया देख लें, आप 25 मई का वाकया देख लें, ये जजेस जो, अगर ये जजेस, लेकिन आप चीफ जस्टिस नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का केस, शहबाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का केस, मरियम साहबा की जमानत और पासपोर्ट वापसी का केस, मेरी बात सुने, एक ही जज के पास लगता रहा है। इस बात पर मुझे एतराज नहीं किया कि बार-बार ये वाले केस एक ही जज साहब के पास क्यों लगे? नहीं, और इसहाक डार साहब, आप मुझे ये बताएं, आप मुझे ये बताएं जी, सलमान शहबाज साहब आते हैं 5 साल बाद, मेरी बात, मुझे बात मुकम्मल करने दें। असद साहब मुझे बात मुकम्मल करने दें, ये मेरी बात करने का टाइम है। असद साहब आपका सवाल मेरे से है, मुझे बात मुकम्मल करने दें। असद साहब ये मेरा टाइम है, मुझे लेने दें, मुझसे बात करें, सवाल मेरे से है, ये टाइम मेरा, मैं किसी के टाइम में 1 सेकंड के लिए नहीं बोली। बात यह है कि क्या नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज, आपने जितने लोगों के नाम लिए हैं पीडीएम के, क्या उनके फैसले एक दिन में, एक घंटे में होते थे? क्या उनकी पिटीशन दायर होने के 1 घंटे के बाद बेंच बनता था, उसके 1 घंटे के बाद उनकी प्रोडक्शन के ऑर्डर्स होते थे, उसके 1 घंटे के बाद उनको तमाम मालूम केस, नामालूम केस, ऐसा ही हुआ था। केस बन चुके हैं, जो केस आइंदा बनने, सब में रिलीफ मिलता था। ऐसा नहीं होता था। कौन सी मिसाल है? एक मिसाल दे देता हूं। शहबाज शरीफ साहब ने टिकट कराई 1 रात पहले, अगले दिन सुबह उन्होंने ईद से 1 दिन पहले दरखास्त की कि मुझे ईसीएल से नाम निकाला जाए, मुझे बाहर जाने दिया जाए। सुबह 9 बजे दरखास्त की, 11 बजे केस लगा, 1:30 बजे फैसला हो गया। उस रात फिर उनका नाम किसी और लिस्ट में डाल दिया कि जा वो नहीं सके थे, लेकिन अदालत से सेम डे में केस लग के उनको रिलीफ मिला था। टिकट उन्होंने पहले फिक्स करा लिया था 1 दिन पहले। ये एग्जैक्टली हुआ था जो आप कह रहे हैं। असद साहब, ये आप असद साहब, ये आप उस शख्स के बारे में कह रहे हैं जिसको 2 दफा जेल में धरा गया, 4 महीने 1 दफा रखा गया, 1 दफा एक और केस में बुला के, आशियाना में बुला के, साफ पानी में पकड़ लिया गया, जेल में नैब में रखा गया, बगैर रेफरेंस के रखा गया, उसके बाद दोबारा जेल में डाला गया, 4 साल तक ईसीएल पे रखा गया। आप कैसी बात करें? 1 धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। 612 अरब रुपए की बचत करके कौमी खजाने को इस चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब ने दी थी, पंजाब का नक्शा बदल के रख दिया था। एक करप्शन का केस की 1 धेले की करप्शन शहबाज शरीफ के खिलाफ आप साबित नहीं कर सके और जेलों में रखा। और किस तरह हालत में रखा कि आप नमाज पढ़ने के लिए कुर्सी नहीं देते थे, आपने उनको हिरासत में रखे हुए। आप किस तरह कह सकते हैं कि शहबाज शरीफ के बारे में रिलीफ 1 घंटे और 1 दिन में मिला था? ये कहां से आती है ये मिसाल? ये किस तरह शहबाज शरीफ पे या नवाज शरीफ पे अप्लाई होती है? आपको पता है कि नवाज शरीफ कितना अरसा जेल में रहकर गए हैं? पहले वो अडयाला जेल में रह के गए, फिर वो कोट लखपत जेल में रह के गए, पहले वो बेटी के साथ 13 जुलाई को उतरे। उनकी मरियम नवाज बगैर किसी सरकारी ओहदे पर रहे हुए, बगैर इलेक्शन लड़े हुए, बगैर के ऑफिस होल्ड किए हुए,
पहले अडियाला जेल में रही, फिर कोट लखपत जेल में रही, फिर नैब के जेल में रही हिरासत में, जहां पे खवातीन का सेल ही नहीं है, जहां डे केयर के अंदर वो रहती थी। आप एक और जहां कोट लखपत जेल में मरियम नवाज को 8 अगस्त 2020 को आई गालिबन उनके वालिद के सामने अरेस्ट कर लिया गया। आप हमें कह रहे हैं हम जो 4 साल बदतरीन सियासी इंतकाम के भुगत के आए हैं, जेलों में हम मौत की चक्कियां भुगत के आए हैं, आप हमें सुना रहे हैं हम 15-15 किलो हीरोइन के केस भुगत के आए हैं, हम LNG के झूठे केस भुगत के आए। आप नहीं, ये बदला नहीं हो रहा, ये हम बदला नहीं रहे। हमने बदला लेना होता तो हमारी हुकूमत 1 साल से है, हमने बदला लेना होता तो हम पूरे पिछले साल बहुत मौके थे, हम नैब की तरमीम लाने से पहले बदला ले सकते थे। नैब की तरमीम का फायदा आज इनको होना था। इमरान खान साहब 14 दिन से ज्यादा रिमांड नहीं दिया जा सकता था, लेकिन उनके ऊपर इतना करम है चीफ जस्टिस। चले, अच्छा, और एक चीज जरूरी थी, अभी ये जिक्र कर रही हैं मरियम साहबा के साथ जो खवातीन के साथ हुआ, आज आपकी दोस्त हैं आलिया हमजा, वो कहाँ हैं? शीरी मजारी साहिबा कहाँ हैं? बताती हूँ, उससे पहले एक ये वो कर दें, नैब की आपने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि मैं तो उनसे मिला भी नहीं, तो मेरे ख्याल में अगर कुछ अरसा पहले देखें तो जिन नैब के चेयरमैन ने इस्तीफा दिया था उन्होंने यही कहा था कि मैं ये दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं लोगों के आफ्ताब सुल्तान ने कि मैं ये सब चीज़ें नहीं कर सकता। तो ये मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर था असेंबली में कि इसकी ज़रा तफ्तीश करवा लीजिए कि कौन दबाव डाल रहे हैं, कौन से फैसले करवाने हैं। लेकिन आपको पता है कि किसने तफ्तीश करवानी थी। बाकी ये कि ये कोट लखपत और उनका जिक्र कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, हमने भी वो देखे हैं, रूम बड़ा सजा सजाया, और जिस तरीके से कि भाई अगर उनको उनके वालिद के सामने उठाया तो वो सिर्फ एक पाकिस्तान में खातून तो नहीं है ना, बाकी खातून भी हैं। अगर कोई ऐसे चार्जेस हैं तो आप उनको अरेस्ट किया है तो तरीके से अरेस्ट करें, घर में घुस के तोड़ा फोड़ी करके, बच्चों को हरास करके, सामान चीज़ें उठाकर, उसके बाद लेके 3 दिन तक कुछ नहीं पता, और उसके बाद 4-5वें दिन पता चला कि कोट लखपत जेल हैं। अभी परसों कोर्ट ने ऑर्डर किया उनको रिलीज़ करने के, और बाहर से मुंडी पकड़कर दूसरी गाड़ी में डालकर, फिर ये क्या है? आप अगर उनके खिलाफ कोई चार्जेस हैं तो आप उसको सामने अदालतों में पेश करें ना, उसके बाकायदा पूरी इन्वेस्टिगेशन या जो चीज़ होनी चाहिए कि ये हुआ है। ऐसे थोड़ी शीरी मजारी को देख रहे हैं कि वो 3 दफ़ा कि वो आती हैं और उसके बाद फिर वापस, मलिका बुखारी हो गए, अली मोहम्मद खान हो गए, किसके नाम सारे वो हैं। आप वो चार्जेस आप बताएं तो सही ना कि ये सारे सब कुछ क्या हुआ। तो क्या खवातीन या लोग या सब क्या इन्हीं की पार्टीज में सही है? बाकी वो नहीं है। सियासत में अगर ये सब कुछ होता है, ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। सियासी जब से आंख खुली है इस किस्म की चीज़ें वगैरह देख रहे हैं, बल्कि हम लोगों की तो खुद फैमिली, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि वो शायद मेरे ख्याल में रात एक जगह होते थे, मुखबरी होती थी और उसके बाद चले जाते थे। वसान फैमिली 1970s की बात है, आपको बताऊंगी कभी हिस्ट्री। तो लेकिन ये इस तरह नहीं होना चाहिए कि जो इस वक्त ये हो रहा है। जी, एक आर्गूमेंट जो सलमा साहिबा का मुझे समझ आया, वो ये कह रही है कि हमारे साथ जो जुल्म हुआ, 8 साल से जुडिशरी इनका साथ दे रही है, इमरान खान साहब का और उनकी पार्टी का, और वो कहते हैं हमारा तो 3-3, 4-4 साल हमें रखा गया, मुकदमा चलाए गए और एक धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। ये शहबाज शरीफ साहब का भी यही जुमला रहा है कि धेले की करप्शन साबित नहीं हुई। बाकी क्या साबित हुआ शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ? धेले की करप्शन नहीं हुई, सिर्फ अरबों की करप्शन आई है सामने। साबित जब होगी सो होगी। जिस दिन उन्होंने फर्द जुर्म आयद होना था जिस केस में FIA वाले में, उससे दिन वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं विदाउट फ्रेमिंग ऑफ चार्ज। जी, जितने इतनी एविडेंस आई है, आप बरी हो गए ना, उसे वो फर्द जुर्म आयद हुए बगैर बरी हो गए। देखिए, एविडेंस प्रोड्यूस तो करने देते, वो गवाहों को तो आने देते। तो ये अदलिया उनको तहफ़्फ़ुज़ दे रही है, वो या वो अदलिया उनके खिलाफ है। फिर आप बताएं, नवाज शरीफ साहब 50 रुपए के स्टाम्प पेपर देकर गए, और जिसके गारंटियर शहबाज शरीफ साहब हैं, उसी हाई कोर्ट ने दिया है ना, इसी लाहौर हाई कोर्ट ने। और आज 4 साल से वापस नहीं आते, पूरी दुनिया घूमते हैं। जब जहाज़ का रुख पाकिस्तान की तरफ करता है उनके प्लेटलेट्स गिर जाते हैं। और आप उससे आगे आएँ, मरियम नवाज साहिबा को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी किया। वो A1 फी डिपार्टमेंट जहां आज नवाज शरीफ भी रह रहे हैं, उनके बेटे भी रह रहे हैं, आज तक ये साबित नहीं हुआ वो है किसका। खुद ही बता दो भाई, चलो कानूनी ना बताओ, वैसे बता दो। हुसैन नवाज आकर कहता है अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा है, मरियम नवाज का है, फलां का है, फलां का है। आज भी अदालत से वो बरी हुए हैं कि जी है किसका, अभी तक तो FIA ने साबित नहीं किया, नैब ने साबित नहीं किया। आप उससे आगे जाएं, देखें ये सारी चीज़ें समझ आ रही हैं, हर किसी को समझ आ रही हैं। मुझे बता दें, पाकिस्तान की तारीख में किसी एक लीडर के खिलाफ 150 से ज़ायद मुकदमात बने हैं। ये 1 साल की तारीख में, 1 साल में एक लीडर के खिलाफ 150 मुकदमात बने। आपके सीनियर एंकर पर्सन हामिद मीर खुद ये कह रहा है
कि 99% से ज़्यादा मुकदमात ये बदनीयती पे मबनी और झूठे हैं। आपने उनकी स्टेटमेंट पढ़ी होगी। ये इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट की राय है। जब आप इस तरीके से पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन करते हैं, जब बुनियादी इंसानी हुकूक की मुअत्तली करते हैं, लोगों को उठाते हैं, नंगा करते हैं, तशद्दुद करते हैं, घरों में घुस जाते हैं, साफियों को मारते हैं, साफियों को उठाते हैं, जिनका अभी पता ही नहीं है। लेकिन ये क्या बुनियादी इंसानी हुकूक है? 4-5 साल में क्या देखा है? मुनशियात के केस देखा है, राना सनाउल्लाह पर, LNG का केस देखा है, शाहिद खान अब्बासी पर, मिफ्ता इस्माइल साहब पर केसेस देखे। तो इन केसेस होना कोई जुर्म नहीं है। आप केसेस को आप चलाएं कानून और कायदे के मुताबिक। देखें ना, ये करप्शन के केसेस थे। पुलिस का कोई एक केस बताएं, ठीक है, ANF वाले के अलावा, वो भी तो माशाल्लाह मेजर जनरल साहब भी थे ना उसके सरबराह। आज उनके खिलाफ तहकीकात कराएं ना अगर इनमें जुर्रत है तो। दूसरी बात मुझे बताएं, पुलिस को कितना इस्तेमाल किया। ये नैब का तो एक वाहिद केस है ना। आप समझते हो कि जी करप्शन में मुलव्वस है, ठीक है, प्रोसीड करो, इन्हें कार्ड से एविडेंस साबित करो। उनमें करप्शन चार्जेस थे, करप्शन चार्जेस थे ना। अगर किसी के खिलाफ करप्शन चार्जेस हैं, अगर वो नहीं साबित होता या साबित होता है, लेट दी नैब शुड प्रोसीड इन कार्ड विद लॉ। लेकिन आपने दहशतगर्दी के 45 केसेस हैं इमरान खान के खिलाफ, गद्दारी के केसेस हैं, और उसके अलावा केसेस हैं। मतलब यार देयर शुड बी सम लिमिट। एक में जमानत लेने आता है, 20 मुकदमे साथ लेके जाता है। आज जो कुछ हो रहा है, आज जस्टिस मियां गुलशन साहब के पास में सारे मुकदमात में था, शीरी मजारी का केस था और बाकी भी लोगों के, इधर से उठाया, वो उन्हें रिलीज कर दिया, उधर से ही पकड़ के ले गए बाहर से। कल दोबारा जमानत दी, घर ले आए, 2 घंटे गुजरे, फिर पुलिस आ गई। इस्लामाबाद पुलिस को रोका हुआ है कि आपने गिरफ्तारी नहीं करनी। पंजाब पुलिस को साथ ले आए, इस्लामाबाद पुलिस फिर उठा के लेगी। बात यह है कि आपको देयर शुड बी सम लिमिट। कोई आइन और कानून भी है हमारे मुल्क में। इधर सुप्रीम कोर्ट फैसला करता है आइन के मुताबिक 90 डेज में इलेक्शन कराएं, आप जाकर के उसके ऊपर अटैक करते हो। बदनुमा दाग है इस वक्त मैं समझता हूँ PTM के ऊपर। एक ज़माने में 97 में जो मुस्लिम लीग नून ने हमला किया था, आज पूरी PTM जो पीपल्स पार्टी अपने आप को आइन के खालिक कहती है, बशमूल उसके ये जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पिछले दिनों किया, गालियाँ दी और अटैक किया, ये एक तरफ तो कहते हैं हम आइन के खालिक हैं और दूसरी तरफ क्या तर्ज अमल उन्होंने अडॉप्ट कर रखा है। क्या इस तरीके से पार्टियाँ चलती हैं? जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, मुझे एक बात बता दें, इमरान खान ने 22 MPA, अच्छा जो लोग छोड़ के जा रहे हैं, जरा इनका जिक्र अगर आप इजाज़त दें तो मैं ब्रेक ले लेता हूँ। ब्रेक के बाद करता हूँ, मेरे पास इनकी फहरिस्त दिखाता हूँ कौन कहाँ से MPA का टिकट लेने का ख्वाहिशमंद था और उनको टिकट मिला या नहीं मिला, यानी छोड़ने, ये जो आज पार्टी छोड़ी है, इनमें से कितने ऐसे लोग हैं जिनको टिकट मिल गया था और कितने ऐसे हैं जिनको नहीं मिला था। ब्रेक के बाद इस पर बात करते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद 10 लोग आज पार्टी छोड़ गए। मैं इन लोगों के नाम आपके सामने रखता हूं कि क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में से कुछ लोग समझते हैं कि ये टिकट के ख्वाहिशमंद थे, इनको टिकट नहीं मिला इसलिए ये पार्टी छोड़ गए और इन्होंने तो पार्टी छोड़ना ही थी। मलिक मुश्तबा मैतला साहब हैं, ये PP 210 खानेवाल से टिकट के ख्वाहिशमंद थे, इनको टिकट नहीं दिया गया। इसी तरह से ज़हीरुद्दीन अलेज़ई हैं, ये PP 214 मुल्तान से टिकट चाहते थे और इनको भी टिकट नहीं मिला। जहांजेब वान साहब हैं, ये PP 251 भावलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और यहाँ से वो टिकट के ख्वाहिशमंद थे, लेकिन इनको भी टिकट नहीं दिया गया। फिर ऑन हमीद डोगर साहब हैं, ये PP 276 मुजफ्फरगढ़ से टिकट के ख्वाहिशमंद थे, इनको भी टिकट नहीं मिला। नियाज गशकोरी साहब, ये PP 271 मुजफ्फरगढ़ से हैं, यहाँ से इन्होंने टिकट चाहते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, इनको टिकट नहीं दिया गया। अब्दुल हई दस्ती साहब PP 272 मुजफ्फरगढ़, यहाँ से ये टिकट चाहते थे, इनको टिकट नहीं मिला। अलमदार कुरैशी PP 277 मुजफ्फरगढ़, यहाँ से ये टिकट के ख्वाहिशमंद थे, इनको टिकट नहीं दिया गया। अशरफ रिंद साहब हैं, ये PP 279 मुजफ्फरगढ़ से हैं, ये भी टिकट के ख्वाहिशमंद थे, इनको भी टिकट नहीं मिला। फिर कैसर मक्सी साहब, ये 17 जुलाई 2022 का इलेक्शन जीते थे मक्सी साहब, ज़िमनी इलेक्शन, और इनका जो है वो PP 282 लिया है। इस मरतबा इनको भी टिकट नहीं मिला, वहाँ से कोई और एक कर्नल साहब है, उनको टिकट मिल गया। ये भी नाराज़ थे पहले से पार्टी से और इनको भी आज इन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। मियाँ अमीन असलम साहब हैं, ये PP 3 अटक के हैं, यहाँ से ये बेटे के लिए ख्वाहिशमंद थे। मियाँ अमीन असलम साहब, इन्होंने भी पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, इनको भी टिकट नहीं मिला, इनकी फैमिली को, बेटे को। तो ये 10 लोग हैं, इनमें से तो किसी को भी टिकट नहीं मिला। अब ऐसे और भी 10 लोग या इससे ज़्यादा लोग मौजूद हैं जिनको टिकट नहीं मिला था, इन्होंने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इजहार नाराज़गी कर दिया,
लाहौर में एक जो है वो उन्होंने एक नाराज ग्रुप बनाया हुआ है, उसमें भी काफी सारे 12-13 लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला था। तो टिकटें ना मिलने पर पार्टी छोड़ देने का ताल्लुक, क्योंकि कुछ पीटीआई ये समझती है कि इनकी नाराजगी की असल वजह यह है, लेकिन पीटीआई के साथ मुश्किल वक्त में ये साथ छोड़ के कोई और रास्ता तलाश कर रहे हैं। अब ये मुझे बताइए सलमा भट्ट साहबा कि क्या इसमें मौजूदा हुकूमत का दबाव डालने का कोई किरदार है? क्योंकि ये सवाल हमारे सामने इसलिए आता है कि कल पुलिस की हिरासत में थे मियां इबाद फारूक साहब, और हिरासत में वो बयान दे रहे हैं कि मैं टिकट वापस कर रहा हूं और छोड़ रहा हूं पार्टी, लेकिन जैसे ही वो बाहर आते हैं तो वो मीडिया को देखकर कहते हैं कि जी मुझसे दबाव में ये बयान लिया गया है। तो ये दबाव में हो रहा है क्या? अच्छा चलें, उनसे राब्ता मुनक़ता हो गया। सायरा साहबा, ये महज इत्तफाक है कि ये सारे लोग हैं जिनको टिकट नहीं मिला? इत्तफाक तो सही है, माशाल्लाह आपने भी उनकी जिनका नाम ही पहली दफा सुने और जिनके चेहरे भी नहीं पहचानते, आपने 2 मिनट उनको दे दिए स्क्रीन पर उनके चेहरे दिखाते हैं। आज उन्होंने पीटीआई छोड़ने का ऐलान किया ना। पीटीआई छोड़ने के ऐसे वो कौन से, देखिए ये एक अमल होता है, छनती हैं चीजें, तो जो छान बुरा है वो गिर जाता है। अब जो पीटीआई के पास रह जाएगा वो एक प्योर चीज रह जाएगी। जो नजरियाती लोग हैं वो तो जो आए इधर उधर से तो वो चले गए। जैसे मैंने आपको बोला था कि परिंदे आते हैं जहाँ सर्दी पड़े गर्मी पड़े तो वो हिजरत लेकिन इसका आपके करते ख्याल में कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा पीटीआई के ऊपर? नहीं, मेरे जब एक फजा कायम होती है कि जी पार्टी टूट रही है, लोग भाग रहे हैं, इसका कोई तो इम्पैक्ट आएगा। मतलब मैं नहीं समझती, अगर आप ऐसे मेरी राय ले रहे हैं, ज़ाहिर पीटीआई वाले ही इसका सही तरीके से जवाब दे सकते हैं, लेकिन जो इन 1 साल में हमने देखा और जो लोगों की राय ली और जो मैं सुनती आई हूँ मुख्तलिफ इलाकों से, तो उसमें तो मेरे ख्याल में कि नाम इमरान खान को इनकी ज़रूरत नहीं है। हाँ। अच्छा सलमा भट्ट साहबा, ये बताइए कि कल हमने देखा कि एक साहब मियां इबाद फारूक थे, वो पुलिस की हिरासत में थे, उन्होंने स्टेटमेंट दी, उन्होंने कहा कि जी मैं पार्टी का टिकट वापस कर रहा हूं और इमरान खान साहब ने बड़ी ज़्यादती की है और ये मुनज़्ज़म साजिश थी, कोशिश थी ये जलाओ घेराव की, जो कि जाहिर है हम इसकी कई दफ़ा मजम्मत करते हैं और बार बार कर रहे हैं और इमरान खान साहब को भी इसकी मजम्मत करनी चाहिए, सभी इस पर मुत्तफिक हैं। लेकिन क्या ये स्टेटमेंट्स दबाव में आ रही हैं? क्योंकि इबाद फारूक जब आते हैं बाहर मीडिया को देखते हैं वो कहते हैं मुझसे दबाव में ये बयान लिया गया है। ये तो जी इबाद फारूक साहब भी बता सकते हैं कि वो दबाव में है कि नहीं है और वो किसके दबाव में आके ये बात कह रहे हैं, और पहले वो कहाँ से उनको टिकटें, जब मैंने तो ये देखा कि पीटीआई की टिकटें ब्लैक में बिक रही थी और साकिब निसार साहब और उनका बेटे जो थे वो उनके 1.25 करोड़ रुपए की टिकट और करोड़ रुपए की मुलाकातें, हमने तो इसी तरह के ऑडियो लीक्स वगैरह सुने थे जो ऐसे लग रहा था किसी सिनेमा की टिकटें ब्लैक हो रही हैं। ये इनका तरीका और वतीरा था, और जब इस तरह टिकट्स देंगे तो फिर वो इसी तरह चले भी जाएंगे। और दूसरी बात है, इस पर बेहतर कमेंट पीटीआई वाले खुद ही कर सकते हैं कि उनके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जहां तक बात रही, इन्होंने बात की कि मेरे भाई ने कि करप्शन का जवाब देना था, तो करप्शन का जवाब देने का इतना शौक है तो फॉरेन फंडिंग केस का जवाब देना, करप्शन का जवाब देने का इतना शौक है तो तोशाखाना का जवाब देना, करप्शन का जवाब देने का इतना शौक है तो अलकादिर ट्रस्ट के 60 अरब की चोरी के इवज 459 कनाल का जवाब देना, करप्शन का जवाब देने का इतना शौक था तो 2014 में केपी में एहतसाब ब्यूरो जो वो बंद क्यों कर दिया था, बिलियन सुनामी ट्री के अंदर जो करप्शन की हुई है, जो आज उन्होंने इस्तीफा भी दिया है, और इनिशियल रिपोर्ट कहती है कि 462 मिलियन रुपए का इरेगुलरिटीज हुई है, 70 करोड़ रुपया उसमें से इमरान खान साहब ने जो हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करते थे केपी गवर्नमेंट का, उसके पेट्रोल पे खर्च हुआ हुआ बिलियन सुनामी ट्री के पैसों में से, उसका जवाब देना। वहां पे जो बीआरटी बनी है जिसके ऊपर 107 अरब रुपए खर्च हो गए और खंडरात खड़े हुए, उसको स्टे ऑर्डर के पीछे छुपाया हुआ, उसका जवाब देना। आपके पास कौन सी चीज आपको रोकती है? आपने जो असासाजात दूसरों के जाके आप देखते हैं, आप टेरियान के केस का जवाब देना अदालत में आके, आपको अदालत ने इसीलिए बुलाया था कि आप आकर अदालत में, नैब ने इसीलिए बुलाया था कि आके जवाब दें, अपनी सफाई दें। आपके ऊपर इल्जामात की बुछाड़ है तो आप सफाई दें, और अगर इनके ऊपर दहशतगर्दी के पर्चे हुए हैं तो मुझे बताएं कि क्या गलत पर्चे हुए हैं? क्या इन्होंने अमलाक नहीं जलाई? क्या इन्होंने ग्रीन बेल्ट नहीं जलाई? क्या इन्होंने पुलिस की गाड़ियां नहीं जलाई? क्या इन्होंने पुलिस के रियासती इदारों के सर नहीं फाड़े एहलकारों के? क्या इन्होंने पेट्रोल बम नहीं फेंके? क्या इन्होंने कोर कमांडर हाउस नहीं जलाया? क्या इन्हें रेडियो पेशावर नहीं जलाया? क्या इन्होंने पीटीवी पर हमला नहीं किया? क्या इन्होंने ऐसा क्या नहीं किया? इन्होंने इस्लामाबाद 25 मई को क्या बुलवाई नहीं की? 9 मई को क्या बुलवाई नहीं की? दहशतगर्दी की कौन सी मिसाल कायम नहीं की इस मुल्क के अंदर? इन्होंने 8 साल का ये मंसूबा है असद, ये एक दिन की बात नहीं है, ये 9 मई नहीं है। इसकी जो ताने बाने वो बहुत पीछे जाकर जुड़े हुए हैं। 8 साल से ट्रेन कर रहे थे लोगों को
बच्चों को, जो मैं बार बार ये बात करती हूँ टेलीविजन पे, कि इन्होंने यंग लोगों के दिमाग माउफ किए सोशल मीडिया ट्रोलिंग पे लगाकर, इन्होंने बॉट्स खरीदे, इन्होंने इस तरह से नैरेटिव बिल्ड किए, यंग लोगों को किस चीज के पीछे लगाया, इन्होंने बुलवाई के पीछे लगाया, तबाही के पीछे लगाया, इंतशार और फसाद के पीछे लगाया। पौने 4 साल में इन्होंने और किया क्या वफाकी हुकूमत में, सिवाय ये हरकतें करने के। ये कहते हैं कि जब मैं हुकूमत में आया था तो कोई मेरे खिलाफ बात ना करे, कोई मुझसे कारकर्दगी का सवाल ना पूछे, कोई मुझसे IMF का सवाल ना पूछे, कोई मुझसे ना पूछे कि वो 300 अरब का जो वो चीनी स्कैंडल था उसका कोई ना पूछे, इस मुल्क में गंदम कैसे खत्म होगी कोई ना पूछे, इस मुल्क के गरीब आटा की लाइनों में क्यों लगा कोई ना, ये सवाल कोई ना करे। इस पे भी बुलवाई होगी। जब मैं ऑपोजिशन में आ गया हूं बिल्कुल तो सही है, सारी चलें, बुलवाई ये इस तो बात मसाइल पर होगी बिल्कुल कि मुझे इक्तदार में लाओ। हाँ, ठीक। अच्छा, इक्तदार में लेकर आओ। और उसमें भी क्या किया, जब मैं याद कराना चाहती हूँ, जब ये 11 अप्रैल 2022 में जब ये निकले हैं बाहर निकले हैं हुकूमत से, इन्होंने साइफर लहराया था, इन्होंने अमरीकी साजिश का खत लहराया था। उसी दौरानिये में, उसी ड्यूरेशन में इन्होंने अमरीका के अंदर एक लॉबिंग फर्म हायर की हुई थी जिसको $80,000 पर मंथ देते थे कि मेरी अमरीकी वो जो कांग्रेसमैन है, जो अमरीका के सेनेटर्स हैं, हुकूमत है, उनके साथ मेरा गठजोड़ कराओ, मेरी माफीनामा कराओ। ये वो शख्स है, हमें पहचानना पड़ेगा ये फॉरेन फंडेड शख्स कौन है, इसका एजेंडा क्या है, ये सियासतदान नहीं है। मैं शुएब साहब के सामने रखना चाहता हूं। सलमा साहिबा जी, चलिए मैं वापस आता हूं आपके पास, लेकिन शुएब साहब पहले तो जरा मुझे ये बताइए, ये जो बहुत सारे लोग छोड़ के जा रहे हैं, अगरचे थोड़ा सा पॉलिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन आप उस पर कमेंट करना चाह रहे थे चूंकि पहले ब्रेक से पहले, इसलिए मैं आपकी तरफ सवाल रख रहा हूं कि कितना इम्पैक्ट आएगा PTI के ऊपर ये तमाम लोग जो छोड़ के जा रहे हैं। देखें, मैं सरमा की बातों का जवाब दिए बगैर मैं कहूँगा कि देखें, बदतरीन इस वक्त ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, इस वक्त बदतरीन माशी ब्रेक डाउन आप हो चुके हैं, प्रैक्टिकली डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं। ख्वाजा आसिफ की स्टेटमेंट अगर आप उठाएँ, 25 मई की बात कर रही थी, 25 मई को जिस तरह तशद्दुद किया, चादीवारी के तहफ़्फ़ुज़ को पामाल किया राना सनाउल्लाह साहब और उस वक्त की पंजाब गवर्नमेंट ने, इवन नासरा जावेद इकबाल के घर में घुस गए, हज़ारों की तादाद में वर्कर्स को और लोगों के घरों में घुस गए, उनको उठा लिया, 500 वकील गिरफ्तार कर लिए एक दिन में, जो मैंने सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के जरिए उनको छुड़वाया था। बाकी चीज़ें छोड़े, ये क्या कर रहे हैं, ये किस तरह की उनकी कारकर्दगी है पिछले 1 साल में, वो सबके सामने है। अगर इतने ही अच्छे हो भाई तो आओ ना इलेक्शन कराओ। इमरान खान और क्या मांग रहा है, आइन के मुताबिक इलेक्शन करा लो। कौम का दिमाग माउफ कर दिया है, दिमाग कर दिया है नौजवानों को, पागल हैं, 9 साल से कर रहे हैं। देखें, लोग पागल हैं, अवाम पागल है। अवाम की जमहूरियत का क्या मतलब है, अवाम की राय के मुताबिक आपने चलना है ना। आपने अवाम को, जमहूर को ये हक देना है कि वो अपनी राय के जरिए अपने मुंतखब नुमाइंदे मुंतखब करें और आइन शिद्दत पसंदी की राह पर लगाकर तो कोई शिद्दत पसंदी की राह नहीं लगाया। इमरान खान ने उस दिन कोर्ट में भी कहा और आज भी। मुझे बताएं, दोनों की स्टेटमेंट आप उठा के चला लो, इमरान खान के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है, उसने किसी एक दिन कहा और रूल ऑफ लॉ के बगैर हम चलेंगे। पुरअमन एहतजाज बुनियादी हक है, आइन देता है। मौलाना फजल रहमान की स्टेटमेंट उठा लो, PDM का सरबराह है ना, उसके अंदर इंक्लूडेड हैं सारी बाकी पार्टियां, मुस्लिम लीग नून समेत। क्या उसने कहा, डंडे मुक्के पता नहीं थप्पड़ क्या हम मारेंगे, क्या करेंगे, किस तरह की उनकी स्टेटमेंट थी। और पुलिस वाले अपनी गाड़ियों में लेके जा रहे हैं, वो अंसारुल इस्लाम वाले जो उनके लोग थे, और वहाँ सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया, और वहाँ जो गालियाँ दी हैं उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को, लिटरली गालियाँ दी हैं। लेकिन हम उसमें जाए बगैर मैं आपको आता हूँ, जो आपका सवाल था, मुझे आप बताओ कि ये जो पार्टियां छोड़ने वाला कहानी है, इससे कोई नुकसान नहीं होना। इस वक्त मोस्ट पॉपुलर लीडर है इमरान खान, इसलिए इलेक्शन से भाग रहे हैं। हमारी ट्राइका जो है ना, खुद इमरान खान को लगता है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, उनको नाअहल कर दिया जाएगा। अगर गिरफ्तार नाअहल हो जाते हैं तो आपको पता है ना, 70% पार्टी तो हमेशा वो होती है जो अपने आशियाने तब्दील करते रहते हैं। वो 70% छोड़ गए इसलिए कि इमरान खान का कोई मुस्तकबिल नहीं है, तो पार्टी में क्या बचेगा। असदुल्ला, मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड दे दूँ। शेख मुजीबुर रहमान को ज़ोर ज़बरदस्ती से निकालने की कोशिश हुई, उसको गद्दार डिक्लेयर किया। क्या इम्पैक्ट हुआ, उसने 168 सीटें ली, उसको इक़्तिदार नहीं दिया। आपने 81 वाले सीटों को दे दिया, 86 या 81 थे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को। अंजाम क्या हुआ, खुदा न खास्ता आपका मुल्क 2 लख्त हो गया। आपने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इक़्तिदार मिला, उसको आपने जुडिशरी के ज़रिए एलिमिनेट किया। क्या इम्पैक्ट आया, जब 86 में बेनज़ीर भुट्टो वापस आई, उससे ज़्यादा फोर्स के साथ आई, और जब ये इक़्तिदार को हटाया मार्शल के ज़रिए ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को, उसमें से खर साहब की अलग पार्टी निकली, जतुई साहब की अलग पार्टी निकली, मौलाना कौसर नियाज़ी की तीसरी पार्टी निकली, और कई पार्टियां उसमें से निकली। सारे लीडर साइड लाइन हो गए। मुझे बताएं, क्या पीपल्स पार्टी कमज़ोर हो गई थी, मजबूत हुई? ये तो अलग बात है कि जरदारी साहब ने अपनी हरकतों से उसको कमज़ोर कर दिया, लेकिन पीपल्स पार्टी इस तरीके से कमज़ोर नहीं हुई। फिर लाया गया
मोहम्मद खान जुनीजो को, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, और जुनीजो में से उसको फिर साइड लाइन करके उसमें से नवाज शरीफ को पैदा किया गया। नवाज शरीफ को ज़िया-उल-हक ने कहा था मेरी उम्र लग जाए, जिलानी साहब उसको ईजाद करके ले आए थे, और नवाज शरीफ साहब जब पॉपुलर लीडर हो गए उसमें से पैदा किया गया PMLQ को, पैट्रियाट्स पैदा की गई पीपल्स पार्टी की, उसका मलगूबा और मुरब्बा बना करके PML तो स्टोरी जो है वो मैं तो, एक सेकंड सिर्फ एक सेकंड, जमाली साहब और शौकत अजीज़ ने इक़्तिदार लिया, जिस दिन मुशर्रफ साहब का इक़्तिदार डोलने लगा PMLQ हवा में उड़ गई। ठीक है, वो हालांकि बड़े तगड़े लोग थे, आप चौधरी बिरादरान, किधर गई वो सारी पैट्रियाट्स, वो सारी चीज़ें सब हवा में उड़ गए। देखें, जब आप पॉपुलर लीडर को या पार्टी को गिराने की ज़ोर ज़बरदस्ती से कोशिश करते हैं ना, जब तक इमरान खान साहब का इक़्तिदार था मैक्सिमम सीटें जीत रही थी PMLN पंजाब में। जब इनका इक़्तिदार पिछले 1 साल में आया, इन्होंने ऐसी वर्स्ट गवर्नेंस कर दी, इतनी महंगाई कर दी, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, और इमरान खान को एक क्रेडिट और जाता है, वो ये कि 150 मुकदमात के बावजूद, 2 कातलाना हमलों के बावजूद, ही इज इन द फील्ड, वो पब्लिक में बैठा है, वो लोगों में है, आज भी उसके ऊपर अटैक का खतरा है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर 4 लेटर लिख चुकी है कि आपकी जिंदगी को खतरा है। ये मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर इमरान खान आप कह रहे हैं कि खड़े हैं, तो उसके बावजूद वो पब्लिक से बाहर नहीं गया, उसका फायदा हुआ कि अवाम उसके साथ खड़ी। सही है, ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। सायरा साहबा, इस सारे डिस्कशन में एक मौजू जो है वो दब गया है पिछले कुछ दिन से, और वो है 14 मई को इंतखाबात होने थे। ये इंतखाबात होने हैं अब या नहीं होने? क्योंकि कुछ लोगों का अभी भी ख्याल है कि ये सारा गुबार जितना भी आप उड़ा लें या उड़ जाए, ये फिर बैठेगा, बात आकर जो है वो इलेक्शन पर रुकेगी, इलेक्शन होंगे तो इस्तेहकाम आएगा। उससे वो लोग भाग रहे हैं। जहाँ अभी यहाँ पर बात हो रही थी अदलिया की कि अदालत ये करती है, अदालत वो करती है, अदालत उनकी सहूलतकार बनी हुई है, तो अदालत का फिर वो 9 अप्रैल वाला फैसला भी वापस कर देंगे। एक उसी अदालत के फैसले जो रात को 12 बजे खुदा जाने क्यों खुल गई, उसकी वजह से ये लोग इक़्तिदार में आए हैं। इक़्तिदार में मैं पहले भी बोल चुकी हूँ, कहते हैं हमें हुकूमत ऐसे मिली थी। अरे तुम लोगों को मैं सेम वही अल्फाज बता रही हूँ कि हुकूमत का प्लेट में रख के दी थी किसी ने, आप लोगों ने छीनी थी। तो मतलब ये टोला मुसल्लत है। वो कहते हैं आईनी तौर पर हमने तहरीक-ए-एतमाद लेकर आए थे। जी जी तो बिल्कुल 50 सही जो है। नोटे बनाए गए वो कहाँ से आए थे? उनका तो वोट ही नहीं पड़ा था। नहीं पंजाब में तो पड़ा था, 22 को छोड़ पड़ा तो फारिग हो गए। जहाँ भी इत्तेहादियों को वो दिखा के कि ये 20-25 बंदे हम तोड़ के बैठे हुए हैं, अब आप आओ या ना आओ, हमारे वोट पूरे हैं, तब उन इत्तेहादियों को तोड़ा गया। बाप MQM वगैरह ये सारा वो होके तो क्या ये दिख नहीं रहा था जो ये सब कुछ कह रहा था? एक जो टर्म यूज़ करते हैं हॉर्स ट्रेडिंग की, ये क्या पता नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है? मतलब आप तो ऐसे ही कह रहे हैं जैसे उनके ज़मीर जाग गए, सब बड़े मुहब्बे वतन हैं। मुहब्बे वतन होते तो 75 सालों में मुल्क का ये हाल ना होता। ये बाप की भी बात करिए, अपने सूबे की तो महरूमियाँ दूर कर ना सके, हर गवर्नमेंट में आके बैठ के रोना पीटना मचाया हुआ होता है, तो स्टैंड लेना अपने लिए। MQM है, उनके पास एक ही है, हमारे लोग मिल नहीं रहे, हमारे ऑफिस बंद हैं, मर्दमशुमारी में हमारा हिस्सा नहीं मिल रहा, हमें एक अलग मुल्क चाहिए। जो मैं पूछना ये चाहती हूँ, जो यहाँ से महाजिर गए हैं, इंडिया भी तो आखिर गए हैं ना हिंदू, क्या वो वहाँ पर जाकर अपना अलग सूबा या मुल्क मांग रहे हैं, या ये मसला सिर्फ यहीं पर ही है? हुकूमत भी नहीं छोड़ रहे ना। तो हुकूमत में भी देखे ना, महंगाई के खिलाफ इन लोगों ने कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, इन्होंने उनका साथ दिया। इलेक्शन का सवाल क्या था? अब ये महंगाई इलेक्शन का यही सवाल है, तो इनकी चीजें पूरी नहीं हो रही ना। अभी जो पिछले दिनों पैसे मांगे जा रहे थे, मसला वोट नोट का नहीं है, मसला वोट का है। अब इनको पता है, मैं ये नहीं कह रही कि वो भरे कोई लीडर नहीं पड़ेगा वोट, उस कैबिन में तो आप अकेले हो गए ना, गम गुस्सा कोई तो निकालेगा ना, देंगे वोट वहां पर, कोई भी हो या ना हो, इनको नहीं वोट पड़ेगा। क्या करेंगे, कितनी रिगिंग करेंगे? सिर्फ एक फिक्रा, 22 MPA खुद निकाले थे पिछले इलेक्शन में जब जिन्होंने पैसे लिए थे KPK से, और 50 MNA और MPA पिछले साल अप्रैल में वो छोड़ के गए थे खान को। लेकिन जब ज़िमनी इलेक्शन हुआ उसका रिजल्ट आप देखें, 75% से ज्यादा सीटें फिर खान ने जीती। तब इमरान खान साहब मैदान में खड़े थे ना। आज भी खड़े हैं, खान साहब की गिरफ्तारी का इम्कान है, आज भी खड़े हैं, तो क्या हुआ? नाअहली का इम्कान है, तो अब गिरफ्तारी और नाअहली की सूरत में हालात मुख्तलिफ नहीं हो जाएंगे? और क्या होगा? नवाज शरीफ नाअहल हुआ, उसके बावजूद उसकी पार्टी जीत रही थी। पार्टियां ना इस तरीके से खत्म होती हैं,
ना इस तरीके से उनको खत्म किया जा सकता है इस हाइब्रिड निजाम के। चलें। इस मूवी को हम रिवाइंड कर लेते हैं, हाँ ठीक है, शुरू से रिवाइंड कर लेते हैं कि अगर ये करें तो कि भाई ये कौन थे, इसके मुअज्जद कौन थे, ये सारा कुछ हुआ क्या, क्योंकि काफी सारे लोग कहते हैं कि हमें भी लाया गया, तो जाहिर है सही फिर है। चलिए मुझे सलमा भट्ट साहबा ये बताइए, मगर क्या आपने कहा कि जुडिशरी 8 साल से इमरान खान का साथ दे रही है, मेरा सवाल आपसे ये है कि 2 दिन पहले ख्वाजा आसिफ साहब ने मालिक साहब के प्रोग्राम में ये कहा कि जो नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजने का फैसला था ये जुडिशरी का नहीं था, ये एस्टैब्लिशमेंट का फैसला था, और उन्होंने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट ने बाहर भिजवाया। बल्कि मालिक साहब ने जब उनसे सवाल किया कि ऑर्डर तो अदलिया का ही था, तो उस पर उन्होंने कहा कि जी ऑर्डर भी एस्टैब्लिशमेंट ने करवाया था अदालत से। तो आप बताइए कि कौन किसका सहूलत कर रहा है फिर नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के हवाले से? और कासिम सूरी वाली रूलिंग के खिलाफ फैसला इसी बेंच ने दिया। नवाज शरीफ के बाहर जाने के पीछे इनके हाथ पांव फूले हुए थे, क्योंकि जेल में इन्होंने जो उनको नाजायज जेल में रखा हुआ था ना, और जिस तरह से उनको ट्रीट कर रहे थे, मैल ट्रीट कर रहे थे, जो उनकी सेहत की हालत जिस पूरी तरह से गिरी थी, वो सारे डॉक्टर्स के बोर्ड इनके अपने ही थे ना, वो सरकारी डॉक्टर्स के बोर्ड थे ना, जिन्होंने इनको रिपोर्ट्स दी थी, जिनके बाद इनके हाथ पांव फूल गए थे, जिन रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके प्लेटलेट्स तफ्तीशनाक हद तक गिर गए थे। उनके साथ हमें बिल्कुल हम इस बात पे कहना चाहते हैं इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि उनके साथ स्लो पॉइजनिंग की जा रही थी, उनको हर तरह से मॉरली, फिजिकली, हेल्थ वाइज हर तरह से डैमेज करने की कोशिश की जा रही थी, उनके खिलाफ जेल कॉन्स्पिरेसी की गई थी। और जब ये बात सामने आ गई थी तो फिर इनके हाथ पांव फूले थे, फिर इन्होंने खुद ये चाहते थे कि अब हम नवाज शरीफ साहब को इलाज के लिए घर से बाहर भेज दें, क्योंकि इनके अब चीजें इनके हाथ से बाहर हो रही थी, और ये जानते हैं कि नवाज शरीफ इस मुल्क का सबसे बड़ा लीडर है, 3 मरतबा का वजीर आजम है, 2013 में 2/3 अक्सरियत के साथ आया है। और अगर जहां तक ये इलेक्शन की बार बार बात करते हैं, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून वो पॉलिटिकल पार्टी है। नवाज शरीफ तो 1985 से इलेक्शन लड़ा है, नवाज शरीफ ने तो इलेक्शन 1990 में भी लड़े, 1997 में भी लड़े, 2008 में पंजाब में भी हमने इलेक्शन जीता, 2013 में भी इलेक्शन लड़े, 2018 में भी लड़े, अब हम 2023 में भी लड़ेंगे। हम इलेक्शन लड़ने से ना कभी घबराएं, ना कभी घबराएंगे, ना कभी हम डरें। ये है जो 2018 में पहली मर्तबा इलेक्शन, और जो ये बात करें कि कभी MQM की और दूसरी जमातों की, तो ये है जिनको खड़ा करने के लिए बहुत सारी बैसाखियां इकट्ठी की गई थी, किसी आजाद उम्मीदवारों को वो गले में सैश पहना के जहाजों के झूले दे के इकट्ठे किया था, ताकि कहीं ना कहीं खड़ी कर दे इनकी हुकूमत। इनको वोट 4-4, 6-6 इकट्ठे करके दिए, इनको वो सारी जमातें इकट्ठी करके दी थी, और जो तहरीके अदम एतमाद आई थी वो सारे लोग इमरान खान के इत्तेहादी थे जो तहरीके अदम एतमाद लेकर आए थे। इनको भूल जाते हैं, ना ये पढ़ते लिखते हैं और ना इनकी याददाश्त मुकम्मल है। ये सिर्फ इनका फोकस होता है एक चीज के ऊपर, दबा के झूठ बोलो, इतना झूठ बोलो, इतने तवत्तर से बोलो, इतना रिपीटेडली बोलो कि वो सच लगने लगे। ये आज तक उस चीज से, वहम से बाहर नहीं आए। तो इनके इत्तेहादियों ने इनको बाहर निकाला असेंबली से, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया था, इनको मैं याद दिलाती चलूं। और इलेक्शन से हम नहीं भागे हुए, हमने नवाज शरीफ वो मकबूल तरीन लीडर है कि पॉपुलेशन के तनासुब में देखा जाए तो सबसे ज्यादा वोट लेने वाला पाकिस्तान में जो सियासी लीडर है वो नवाज शरीफ है। और नवाज शरीफ जब इस मुल्क में इंशाल्लाह वापस आएंगे तो उस दिन इनके ये सब टोपी ड्रामे खत्म हो जाएंगे, इनके जो बयानिए शयानिए, इनके ये जो है ना इंतशार फसाद की सियासत, ये सब खत्म हो जाएगी, ये दम तोड़ देगी और ये हमेशा के लिए दफन हो जाएगी। और दूसरा इत्तेहादियों की बात हो रही है तो GDA भी इत्तेहादी है, GDA लास्ट मोमेंट तक उनके साथ थी। और दूसरा कि वो इत्तेहादी, इन्होंने कहा कि वो बैसाखियों के सहारे उनकी हुकूमत खड़ी की जा सके, तो मैं वही तो बोल रही हूँ कि वो किरदार सामने लेकर आ जाए ना। ये तो मैं तो सुनती रही हूँ ना 3 साल, सिलेक्टर और सिलेक्टेड की गर्दान सुनती रही हूँ, तो ये तो इक्तदार में है, निकाले कि ये 3 साल क्या हुआ था और किसका सहूलतकारी की थी। और दूसरा, अगर नवाज शरीफ साहब की तबीयत खराब थी तो इनके हाथ पांव फूले थे, तो खान साहब पे भी तो कातिलाना हमले की है ना, तब भी अब इनके हाथ पांव नहीं फूल रहे कि उस बंदे को हर दूसरे दिन आप लोग अदालतों में बुला रहे हो, इस केस में उस केस में, तो उनको कुछ हो गया तो जाहिर है फॉलोअर्स तो है ना उनके, क्या करें? इस बात से तो इनकार नहीं किया जा सकता ना कि अगर मैं आग लगा वैसे कुछ कह रही हैं, सलमा कुछ कह रही थी आप? नहीं, ये तो मुझे क्या मॉडल टाउन भेज दें उनको, छोड़ दें, इनके ऊपर गुल्लू बट बन के गोलियां चलाएं? नहीं, इनको वो इससे कम करे, वो गुल्लू बट के तो जो कन्विक्टेड है इस वक्त के चैंपियन कन्विक्टेड है नवाज शरीफ साहब,
इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तो देखिए केस ना, उसकी मॉडल अपील टाउन से खारिज तो हो गई सीखा है। था। वो मुजरिम भी है और एब्सकॉन्डर भगोड़ा भी है इस वक्त, अगर उर्दू के अल्फाज इस्तेमाल करें। ही इज नॉट कमिंग। लेकिन एब्सकॉन्डर तो इसाक डार साहब भी थे, सलमान शहबाज भी थे, उन्होंने अदालतों का रुजू किया, उनको रिलीफ मिला। तो इमरान खान साहब आपके ख्याल में आईनी कानूनी तौर पर क्या रुकावट है? कौन सा दिन है जिस दिन वो अदालत नहीं जाते, मुझे बताएं। 150 से ज्यादा मुकदमात में अगर रोज 5 केसेस की भी पेशी हो ना, 5 केसेस की, तब भी वो एक दिन पूरा नहीं होता। रोज जाते हैं अदालत तो काम, और क्या कर रहे हैं? मुझे ये बताएं कि नवाज शरीफ साहब तो आ जाए ना, वो तो कन्विक्टेड हैं, वो एब्सकॉन्डर हैं, वो क्यों नहीं आ रहे? और दूसरी बात आपको मैं बताऊं, देखें सहूलतकारी का जहां तक ताल्लुक है, हमेशा ये मुस्लिम लीग नून ने जी इंस्टीट्यूशन से बेनिफिट लिया, तमाम इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द जुडिशरी, और उनको अपने मफादात और हक के लिए इस्तेमाल किया। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ, आप कहते हो हम इलेक्शन में जाना चाहते हैं, भाई अदालत कह चुकी है 90 डेज में इलेक्शन कराएं, आइन कहता है 90 डेज में इलेक्शन कराएं। आज आप उनसे भाग रहे हो और इमरजेंसी की कैफियत पैदा करने के लिए आपने ये सारा 3 दिन का ड्रामा रचाया और रियासती दहशतगर्दी करते हुए 9 मई को सुबह जब इमरान खान को गिरफ्तार किया, हाई कोर्ट के ऊपर अटैक किया और वहां से उनको बिल्कुल ठीक है, स्टाफ को मारा पीटा। बहुत खत्म हो गया। शोएब साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए, सायरा बानो साहब आपका भी, और सलमा भट्ट साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।